आवाज सही है कहीं? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ पवन बगड़िया। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख वंश और इसके संस्थापक। कौन से वंश के कौन से संस्थापक बने हैं और एग्जाम में मेनली यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। चलो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन-सा वंश है प्रमुख और कौन से संस्थापक बने हैं इनके। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं वंश और यहाँ पर हम बात करते हैं संस्थापक। कौन से वंश का कौन-सा संस्थापक बने हैं भई? सबसे पहले हम एक वंश के बारे में बात करते हैं जिस वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बताया था इस वंश में क्या होया था। इस वंश के सभी राजा अपने पुत्र को जो पुत्र हैं वो सबसे पहले अपने पिता को मारते हैं और फिर आगे के राजा बनते हैं। इसी कारण इसी वंश का मैंने एक नाम बताया था पितरहरित वंश, मतलब अपने पापा को मारने वाला वंश। तो ये आपको याद रखना है भाई, सबसे पहले राजा बन गया और उसके पुत्र ने अपने पिता को सल्टा दिया और फिर आगे का राजा बना। ऐसा वंश था हर्यक वंश और इसी को कहा जाता है पितरहरित वंश। इस वंश का जो संस्थापक बना था, ये बना था बिंबिसार। बिंबिसार यह इस वंश का संस्थापक बना था। आपको याद रखना है, पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है, जो 5.5 घंटे की क्लास थी, आप उसमें देख सकते हो। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाई, 500 शादियां की और अपने साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया। धीरे धीरे इस वंश के अंदर सभी राजा अपने पिता को अपने सभी पुत्र अपने पिता को मारने लगे और आगे के राजा बनने लगे। इस वंश का अंतिम संस्थापक बना था, मैंने आप सभी को बताया था बहुत अच्छे से। इस वंश का अंतिम शासक जो बना था वो बना था नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना था। इसके बाद में जो नेक्स्ट वंश आया था अपना, वो आया था अपना शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और इस वंश का जो संस्थापक बना था वो खुद बना था राजा शिशुनाग। राजा शिशुनाग इस वंश का संस्थापक बना था। आपको बता देता हूँ, ये शिशुनाग एक सेनापति था, ये कोई राजा नहीं था। जो मगध की सेना थी, ये सारे मगध के राजा हैं। जो मगध की जनता थी, मगध की जो प्रजा थी, उसने खुद शिशुनाग को कहा कि हमारे यहाँ पर कोई राजा नहीं है अपने साम्राज्य को चलाने वाला, इसीलिए आप हमारे राजा बन जाइए। जनता के कहने पर शिशुनाग राजा बना था, इसी कारण इसे भारतीय इतिहास का पहला निर्वाचित शासक कहा जाता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भारतीय इतिहास का प्रथम निर्वाचित शासक कौन बना था, तो ये बना था शिशुनाग। इस वंश का जो अंतिम राजा बना था वो बना था नदीवर्धन। नदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक बना था भाई। आगे देखते हैं, शिशुनाग वंश के बाद में नेक्स्ट अपना वंश आया था नंद वंश। नंद वंश बात करें, यह नंद वंश जो है, इस वंश की बात करें, इस वंश का जो संस्थापक बना था, इस वंश की शुरुआत करी थी, वो करी थी महापद्म नंद। महापद्म नंद इस बंदे ने इस वंश की शुरुआत करी। बताते हैं कि इस बंदे ने एक उपाधि ली थी सर्वशतातंक की। सर्वशतातंक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों को मारने वाला। बताते हैं कि इसने भारत में सभी क्षत्रिय राजाओं को मार डाला था और इसके बाद में यह आगे का राजा बना था। और बताते हैं कि यह शूद्र जाति से था और नाई वंश से संबंध रखता था महापद्मनंद। इस वंश का जो अंतिम राजा बना था वो बना था घनानंद। घनानंद और घनानंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चाणक्य का सबसे बड़ा हाथ रहा था इस हत्या के अंदर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, घनानंद को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ किस व्यक्ति का था? ए ऑप्शन हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। हर कोई सोचता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो हत्या करी थी इसकी। इसको मरवाने में सबसे बड़ा हाथ था एक बहुत ही तगड़े गुस्से वाले ब्राह्मण का, जिसका नाम है चाणक्य। इसीलिए बोलते हैं ब्राह्मणों से पंगा इज नो चंगा। ब्राह्मणों से पंगा नहीं लेना चाहिए भाई, तो ये भी आपको पता है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ये वंश खत्म होया, एक नया वंश आया था जिसका नाम है मौर्य वंश।
मौर्य वंश, और इस वंश का संस्थापक बना था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक बना था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आपको यहाँ पर इस बात का पता भी होना चाहिए, यह वो राजा था जिसने ईरान देश के अंदर अपनी शादी करवाई थी। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलियो से शादी करवाई थी। मतलब ये वो राजा था जिसने इंटरनेशनल मैरिज, मतलब भारत से बारात गई थी ईरान के अंदर भाई। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें इस वंश का अंतिम शासक कौन बना था, इस वंश का अंतिम शासक, बात करें बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है इस वंश का अंतिम शासक बना था। बात करें महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में कुछ समय शासक रहा था बृहदर्थ। तो बात करें ये है बृहदर्थ राजा इस वंश का लास्ट शासक। नेक्स्ट बात करते हैं महान वंशों में आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश, बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो इस वंश का संस्थापक बना था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक बना दोस्तों। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, श्रीगुप्त कुछ नहीं कर पाया अपने काल में। श्रीगुप्त एक गांव था कौशाम्बी, प्रयाग के पास में गांव आता है कौशाम्बी, उस गांव का सरपंच था। ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था अपने काल के अंदर, इसीलिए इसे सिर्फ संस्थापक माना जाता है, यह वास्तविक संस्थापक नहीं था। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक बना था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको याद रखना है इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था। और इस वंश का जो अंतिम राजा बना था वो बना था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक बना था। दोस्तों आपको याद रखना है गुप्त वंश का अपने अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। इसके बाद में आता है अपने वर्धन वंश। वर्धन वंश, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अपने हरियाणा के अंदर एचएसएससी ने क्लर्क के एग्जाम लिए थे। क्लर्क के एग्जाम में एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन आ रहा था हरियाणा के अंदर वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसी वर्धन वंश का एक नाम और है, इस वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी वंश का एक अन्य नाम और है और इसी को कहते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश इसी वंश को कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन बना था, बात करें इस वंश का संस्थापक बना था पुष्यभूति। यह वो वंश है जिसने अपने हरियाणा के अंदर शासन किया है। बात करें अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर के अंदर, बात करें एक नया शहर बसाया गया था स्थानेश्वर, जिसे प्राचीन काल थानेश्वर भी कहते थे। और बात करें इसे राजधानी बनाया गया था अपनी हरियाणा का वो प्रदेश जिसे राजधानी बनने का गौरव मिला वो है थानेश्वर। और बात करें थानेश्वर के अंदर इस वंश की शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा हुई, पुष्यभूति के द्वारा। लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है प्रभाकर वर्धन को भाई। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और इस वंश को काफी ज्यादा फैला दिया था, काफी ज्यादा विस्तार किया था इस वंश का, ये अपना प्रभाकर वर्धन। बात करें इस वंश के अंतिम शासक की, तो इस वंश का अंतिम शासक बने है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये इस वंश का अंतिम शासक बने हैं भाई, हर्षवर्धन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। लाहौर ये इसने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई किस राजा ने राजधानी दिल्ली से शुरू करी। भाई सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जो अपनी राजधानी को दिल्ली में लेकर आया था, तो आपको पता होना चाहिए राजधानी को दिल्ली में ले आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजधानी को बात करें दिल्ली लेकर आया था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन राजधानी लाहौर। और दिल्ली सल्तनत का पहला राजा इल्तुतमिश जिसने राजधानी
दिल्ली को बनाया और दिल्ली सल्तनत का जो राष्ट्र राजा बना था, अंतिम राजा बना था, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इब्राहिम लोदी जो राजा है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारा गया था। कभी भी क्यों सुना जे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन सा था जो लड़ते हुए युद्ध भूमि में मरा था? इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर मारा गया था। अपने पानीपत में इसका मकबरा बना हुआ है। अब दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत छोटा नहीं है, इसके अंदर कई राजवंशों ने शासन किया है। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। भाई दिल्ली सल्तनत जो बात करें 1206 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ और 1526 ईस्वी तक चलता रहा। इसके अंदर कौन से वंश आए, ये सारी चीजें हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं क्या ट्रिक बनती है हमारी और कौन से वंश रहे इसके अंदर। चलो भी दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है। अपनी ट्रिक का नाम है गुड़ खा तसले में। ये लो भाई दोस्तों, ये अपनी ट्रिक है। गुड़ खा तसले में कौन से वंश आते हैं? गुड़ से बात करें तो वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश। बात करें गुलाम वंश के बारे में, यह वंश 1206 में शुरू हुआ था और 1290 तक रहा था। ये वंश 1206 में शुरू हुआ और 1290 तक रहा गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं? इस वंश में जितने भी राजा हुए वो एक दूसरे के गुलाम थे, इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इस वंश का एक नाम और है, इसी वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश इसी को कहा जाता है, गुलाम वंश या ममलूक वंश। कई बार क्यों सुना जाता है दोस्तों, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? बलबन। बलबन कई राजाओं का गुलाम रहा था, इसी कारण उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करें गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का जो लास्ट राजा बना उसका नाम है शमसुद्दीन कैमुर्स। शमसुद्दीन कैमुर्स इस वंश का अंतिम राजा बना था भाई, गुलाम वंश का। और इसके बाद में गुलाम वंश खत्म हो गया था। दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। अपनी दूसरी ट्रिक क्या है? गुड़ खा। खा से एक वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश। बात करें खिलजी वंश कब से कब रहा? 1290 ईस्वी से लेकर यह 1320 ईस्वी तक रहा था। इस खिलजी वंश का जो संस्थापक बना उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका नाम है। इसने शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करी थी और इस वंश की शुरुआत करी थी जलालुद्दीन खिलजी। और बात करें इस वंश का अंतिम शासक कौन बना था दोस्तों, जो अपने भारत के अंदर एक मूवी आई है पद्मावती, उसकी शुरुआत इसी वंश से होती है। बात करें जलालुद्दीन खिलजी और इसकी हत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो फिल्म जो है वो अपने कंप्लीटली अलाउद्दीन खिलजी, जिसे गुरशासक कहते हैं, उसकी जीवनी पर बनी हुई है। बात करें इस वंश का, वैसे बात करें अंतिम राजा कौन था, तो वो था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों। इस राजा को पता नहीं क्या बीमारी थी, 4 साल रहा था 1316 से 1320 तक। इसे कपड़े पहनने पसंद नहीं थे, मतलब ये फौजी की सेवा में रहता था। 4 साल ना खुद कपड़े पहने ना अपनी प्रजा को पहनने दिए। इससे जनता बड़ी दुखी हुई और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम है खुसरो। खुसरो ने इसकी हत्या कर दी थी और इसी के साथ ये खिलजी वंश जो है ये हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तय, और तय से एक वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश। और बात करें तुगलक वंश की
तो यह वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत के अंदर यह सबसे लंबे कार्यकाल वाला वंश था। यह वंश सबसे लंबे समय तक रहा था दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों। और बात करें इस वंश का संस्थापक कौन बना था, बात करें इस वंश का संस्थापक बना था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक बना था। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, यह भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने हमारे देश के अंदर नहरों की शुरुआत करवाई थी। हमारे देश में पहले नहरें नहीं थी, हमारे देश में नहरें बनाने का काम जो है वो इसी ग्यासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। और बात करें 1325 के अंदर बंगाल अभियान से लौट रहा था और दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था अफगानपुर, वहां पर इसके रहने के लिए एक लकड़ी का महल बनाया गया था और लकड़ी का महल इसके ऊपर गिर गया था जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इस वंश का अंतिम शासक कौन बना था, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो बात करें इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन बना था, नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक बना था भाई। बात करें तैमूर लंग के आक्रमण के बाद यह राजगद्दी छोड़कर चला गया था। अब आगे बात करते हैं सै से एक वंश आता है जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश की बात करें यह 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक बात श्योर कर देता हूँ, इस सैयद वंश से आज तक के इतिहास में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये वंश एक बहुत ही निम्न सा वंश रहा था, सिर्फ 3 राजा हुए थे छोटे छोटे। आज तक इस वंश से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। फिर भी मैं बता देता हूँ इस वंश का जो संस्थापक बना था वो कौन बना था भाई। बात करें खिजर खां, खिजर खां बात करें इस वंश का संस्थापक बना था। इसके बाद में मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी, ये 2 राजा और बने इसके बाद में। और बात करें समय के साथ इस वंश के राजाओं ने अपने आप इस राजगद्दी को छोड़ दिया था। जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था तो पाकिस्तान के अंदर हिमालय का एक हिस्सा आता है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। उसी सुलेमान पर्वत के पास कुछ गडरिये पशु चराते थे और उन्हीं गडरिये बात करें अपनी शक्ति बढ़ाकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गए और उसी को ले से कहा जाता है लोधी वंश। लोधी वंश, बात करें इस लोधी वंश की तो यह 1451 ईस्वी में शुरू हुआ और 1526 ईस्वी तक रहा था यह लोधी वंश। आपको बता देता हूं दोस्तों, इस वंश का संस्थापक जो बना था उसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक बना था दोस्तों। और ये ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आपको इसके बारे में और बता देता हूं दोस्तों। बात करें इसके काल में सबसे ज्यादा अफगानी लोग अपने देश में आए थे। और बात करें इसकी का पुत्र आगे राजा बना सिकंदर लोधी, जो अभी 2019 की परीक्षा में जेई का एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन आ रहा था आगरा शहर किसने बसाया था। इसी सिकंदर अपने बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने बात करें 1500 भाई बात करें 4 के अंदर आगरा शहर बसाया था। ये जेई के एग्जाम में आ रहा था। और इस वंश का अंतिम राजा बना था इब्राहिम लोधी, जो बात करें लड़ते लड़ते पानीपत के मैदान में मारा गया था। तो यही इस वंश का अंतिम शासक था भाई। ये है दिल्ली सल्तनत के इंपोर्टेंट वंश जो मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक आता है सूर्यवंश। सूर्यवंश, और बात करें सूर्यवंश की तो इसने ज्यादा समय तक शासन नहीं किया था। बात करें इसने 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया था। और बात करें इस वंश का संस्थापक कौन बना था इस वंश का संस्थापक बना था दोस्तों शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इस वंश का संस्थापक बना था। शेर शाह सूरी वही जिसका बात करें बचपन अपने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पड़ा था, जो नारनौल के अंदर डोसी की पहाड़ियों पे सबसे ज्यादा घूमया है और जिसने 12 साल की उम्र में एक शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। वही शेर शाह सूरी जिसे बचपन में फरीद के नाम से जाना जाता था। बात करें यही इस वंश का संस्थापक बना था। ये वो महान बंदा है जिसने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र को एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया पटना। और बात करें तो इसने भारतीय मुद्रा रुपया की शुरुआत करी और जीटी रोड का पुनर्निर्माण इसी बंदे ने करवाया था।
ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इस वंश का अंतिम शासक बना था आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर, जिसको हुमायूं ने हराया था और फिर से दिल्ली के ऊपर आ बैठा था भाई। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वंश की। नेक्स्ट आता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य या मुगल वंश। बात करें मुगल वंश की, तो यह वंश कब शुरू हुआ था? यह 1526 में शुरू हुआ था और 1857 ईस्वी की क्रांति तक यह अपने देश के ऊपर शासन करता रहा। और मेनली दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो आर्मी की भर्ती हुई थी पीछे, तिगड़ाना भर्ती हुई, और बात करें अपनी रेवाड़ी भर्ती हुई, उसी के अंदर भी यहाँ से क्यों सुना रहे थे। इस मुगल वंश का संस्थापक कौन बना था? महान राजा बाबर। बाबर इस वंश का संस्थापक बना था। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ। बाबर बात करें फरगना से चलकर आया था भारत के ऊपर, और भारतीय लोगों ने इसको निमंत्रण दिया था। बात करें इसको दौलत खां, और बात करें एक अपने इब्राहिम लोदी के चाचा जी थे, इन दोनों के द्वारा निमंत्रण मिला था। और इसी वजह से बाबर ने भारत के ऊपर हमला किया था। इस बाबर ने बात करें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो खैबर दर्रा बना हुआ है, उस खैबर दर्रे से इसने भारत के ऊपर हमला किया था। और 1524 में इसने कंप्लीट पंजाब को जीत लिया था। ये वही महान शासक है बाबर। और बात करें इस वंश का जो अंतिम राजा बना था, वो बना था बहादुर शाह है। बहादुर शाह है द्वितीय। दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, आप हमेशा पढ़ते हो कि बहादुर शाह जफर। देखिए दोस्तों, इसका नाम बहादुर शाह जफर नहीं था। जफर एक उपाधि होती है जो इसको मिली हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शायर था और बहुत ज्यादा शायरियां लिखता था। जितनी भी शायरियां आज के दिन चल रही है, भाई अपने पिट जाऊंगा, कुट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सारी शायरियां इसी बंदे ने लिखी थी। इसी कारण इसको उपाधि मिली थी जफर की। तो ये है भाई अपना मुगल वंश। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ में ये वंश खत्म हो गया था। और ये थे अपने प्रमुख वंश दोस्तों। और आगे ये तो मैंने एक स्पेशल छोटी सी बात बताई, आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बताए हैं दोस्तों। हम जब भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा, तो इन वंश को हम कंप्लीट और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और बात करें, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अलग मिल रहा है और हमारे फायदे का है दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं मेरी वीडियो के अंदर हाई लेवल की चीजें करवाता हूं। यदि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप एसएससी, सीजीएसएल और यूपीएससी तक भी एग्जाम को फाइट कर जाओगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक और शेयर इसको तो आप श्योर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।